सदन से कह देते तो किसानों को ज्यादा खुशी हो जाती, क्योंकि पूरा कार्य हो चुका है उसका। अध्यक्ष जी, मुझे आप बताइए सदन में और कैसे बोलना चाहिए? नहीं, आपकी संरक्षण चाहिए अध्यक्ष जी, चलिए, क्योंकि पूरा कार्य हो चुका है। 25 क्वेश्चन करना है। आपने एक योजना की बात कही, उसकी प्रशासकीय स्वीकृति हम जारी करेंगे। चौबे जी, मुझे 25 क्वेश्चन तक जाना है आज। आप लोग। हाँ, अनीता योगेंद्र शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा जवाब तो आ गया है, प्रश्न का के उत्तर पूरे मिल गए हैं, लेकिन प्रश्न का जिसमें मैं जानकारी मांगी थी कि निर्माण कार्य हुए हैं उनके संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त है क्या, या किसी प्रकार की कार्रवाई हुई है क्या? माननीय मंत्री जी, निर्माण कार्य तो वहाँ हुई हैं, जो भी वहाँ पे निर्माण कार्य हुआ उसमें गांव वाले की तरफ से शिकायत आई थी कि गुणवत्ताहीन है, इसका जांच होना चाहिए। और उस समय मैं अधिकारियों से भी बात की और समझाइश की कि इसमें गुणवत्ताहीन काम ना हो और इसमें अच्छे से काम करो करके, लेकिन अधिकारी उस बीच में कोई बात सुने ही नहीं और वैसे ही काम बना हुआ है। तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षण चाहूँगी कि ऐसे गुणवत्ताहीन काम जो अधिकारी लोग कर रहे हैं, सिंचाई विभाग में जितने नहर नाली का काम हुआ है, पूरा ऐसा है कि सीमेंट हाथ से रगड़ो तो सीमेंट बाहर आ जाए, ऐसी स्थिति बनी हुई है। इनने जवाब दिया है कि कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। आप लिखित में मंत्री जी को शिकायत कर दीजिए, वो जांच करा देंगे। जांच करवाएंगे, लेकिन मैं निवेदन करती हूँ, इसमें कुछ और जगह है जहाँ पर मैं चिन्हित कर देती हूँ, जैसे भाटापारा शाखा नहर के दाईं और विपरण नहर, खपरी और केसला माइनर का निर्माण कार्य हुआ है, और वैसे ही भाटापारा शाखा नहर भेजरीडी लाइन एवं सीसी का कार्य जो गुणवत्ताहीन है। माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगी कि इसमें कुछ जांच वांच करवाएंगे क्या? आप लिखित में शिकायत करिए, निश्चित रूप से मंत्री जी माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इस विषय में आप। अध्यक्ष जी, बहुत प्रश्न विस्तृत है। पूरे भाटापारा, बलौदा बाजार और रायपुर जिले के सारी सिंचाई योजनाओं, 75 सिंचाई योजनाओं के बारे में है, लेकिन एक पर्टिकुलर नहर के बारे में आदरणीय विधायक जी कह रही हैं कि बहुत बिलो स्टैंडर्ड काम हो रहा है, गुणवत्ता विहीन काम हो रहा है करके। आप जैसा जांच चाहेंगे, शिकायत प्रश्नावधि में कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उस नहर के बारे में 5 शिकायतें आई थी, विभाग ने जांच भी कराया है। उसके बाद भी अगर आप चाहेंगे तो माननीय अध्यक्ष जी उसका जांच करा लेंगे। थैंक यू। लालजीत सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि संबंधित ई के द्वारा वहाँ जो काम करवाए जा रहे हैं वो बहुत ही गुणवत्ताहीन है। मैं निवेदन करती हूँ उसमें जांच हो, और जांच हो के ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई मैं चाहती हूँ। मैं पहले बार सदन में ऐसा कुछ मांग कर रही हूँ, निवेदन करती हूँ अध्यक्ष महोदय, मेरे को संरक्षण चाहिए। आदरणीय सदस्य कह रही पहली बार जांच की मांग कर रही है, तो मैंने तो कहा है जांच कराएंगे, लेकिन कौन सी ई के बारे में, किस कार्यकाल के बारे में, किस नहर के बारे में, मैं अपने चीफ इंजीनियर को भेज दूंगा। आदरणीय जी आपके साथ जाकर के वो इंक्वायरी कर लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अगर वो स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वो चाहे कोई हो। आपको सूचित करके आपको लेकर के चीफ इंजीनियर जांच कराएंगे। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से मेरे यहाँ भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कितने कार्यों की स्वीकृति की गई थी उसकी जानकारी चाहिए गई थी। माननीय मंत्री जी के द्वारा जवाब आ गया है। मेरा चिंता है माननीय अध्यक्ष महोदय कि जल स्तर को बढ़ाया जा सके, और उसके लिए भविष्य में मंत्री जी और प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करेंगे क्या? श्रीमान, वो तो एग्रीकल्चर का जो सॉइल कंजर्वेशन का जो काम होता है और RKUI के तहत जो काम होता है उसका प्रश्न था, उसकी जानकारी दे दिया हूँ। उसमें जल स्तर का भी बढ़ने का है और कुछ सिंचाई होने का है। उसके अलावा आदरणीय विधायक जी अगर चाहते हैं कि और उनके पास कोई प्रपोजल होगा, चाहे इरिगेशन में हो चाहे एग्रीकल्चर में हो, आप दे दीजिएगा, दिखवा भी लेंगे, स्वीकृत भी कर देंगे। इरिगेशन का एक
था माननीय अध्यक्ष महोदय। हमारे यहाँ जो है कुमरता और सलखेता डैम जो निर्मित है, वहाँ जो है नहर के कार्य के लिए मैं प्रस्ताव भी आपको पहले दिया था, आपके उसमें विभाग में भी, और आपको भी मैंने लिखा था सर। तो उसमें जो है नहर लाइनिंग का काम, जो है नहर में पानी नहीं आ पा रहा है, उसको कराएंगे क्या? कराएंगे। राम कुमार यादव जी। जी हाँ, देखिए मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री महोदय जी से ये जानना चाह रहे हैं कि मोर क्षेत्र में 2019-20 से जनवरी 2022 तक समाज कल्याण विभाग द्वारा कौन कौन सी योजना चलाए जाते और अभी तक मोर जो विधानसभा में कितना लंबित है, ये माननीय मंत्री जी मैं जानना चाहता हूँ। बहुत लंबा प्रश्न पूछ रहे हो यार, इतना लंबा चौड़ा प्रश्न कहाँ से ये जवाब तो देंगे? पूरा योजना 19 से 20 अच्छा, तक संभव आपको नहीं। डिटेल दे दिया गया है ना। लंबित प्रकरण अभी कोई नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मोर निवेदन है माननीय मंत्री जी से विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सब अंतिम छोर के गरीब आदमी मन के रथे। और जब जातन हम तो बोलते कि 2011-12 में वो 2002 में नाम नहीं है और गरीब आदमी वंचित रह जाते। तो मोर मंत्री जी से निवेदन है कि ग्राम पंचायत के जो बॉडी है, जेल हमारे महात्मा गांधी जी जो कह रही से, वहां से प्रस्ताव मान करके गरीब आदमी के भला हो जाए, ये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ। ग्राम सभा का ही प्रस्ताव है, नियम प्रक्रिया में आते हैं तो उनको पेंशन मिलता है। और जो सर्वे वो सूची में नहीं है, अगर मुख्यमंत्री पेंशन में, तो उनके लिए भी नियम है कि उनके ऊपर पक्का मकान नहीं होना चाहिए, उनके पास मोटरसाइकिल नहीं होना चाहिए। अगर पात्रता में आ रहे हैं तो सबको पेंशन मिल रहा है। ऐसा नहीं, अगर कोई होगा ऐसा आपके विधानसभा में तो ये मोरेज विधानसभा की बात नो है, नहीं पूरा ये छत्तीसगढ़ के पेंशन के लिए 2011-2002 एक अनिवार्य कर दे। अब गरीब आदमी अब विकलांग हो गए बेचारा, अब वो कैसे करे हो? तो मोर आपसे निवेदन है, महात्मा गांधी जी के ही तो सपना रही से ना कि गरीब अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ मिले। तो आपसे निवेदन है कि ग्राम पंचायत ला पावर दे दो, वहाँ प्रस्ताव करके ओला उमें जोड़ दिए। एक मोर निवेदन आपसे, एक लिए आपसे कहना चाहता हूँ। नहीं तो इसके लिए अब फिर से वो नियम बनाना पड़ेगा। नियम प्रक्रिया पहले तो पुराना आप माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करिए, कैबिनेट में पास करके दे देंगे। विचार करेंगे फिर से सब मंत्रिमंडल में बात आपकी रखी जाएगी। हमारे सामने पड़े तो आप अध्यक्ष महोदय, आपका देश सब हो जाए, इसीलिए तो बोला मुख्यमंत्री जी लिख के दे दे, कर दी वो। माननीय अध्यक्ष महोदय जी माननीय धन्यवाद। और मैं निवेदन कर रहे पूरा सदन के जितने विधायक जी से, हम सब मुख्यमंत्री कहबो ताकि गरीब मन के पूरा प्रदेश के भला हो जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न बीज खाद उर्वरक के बारे में जानकारी चाहा और विभाग ने इतने लापरवाही पूर्वक जवाब दिया है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, पूरा क्षेत्र भूरो माहों के प्रकोप से हुआ है, भूरा माहों के प्रकोप से किसान थक गए, 5 बार 6 बार दवाई, कीटनाशक दवाई कर रहे हैं। और मैं उनके पीछे उन पे जानना चाहा कि इस पर विभाग क्या है, कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुआ, कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ। मैं खुद जिलाधिकारी से बैठ करके बात किया और ग्राम रहटाटोर में भेजा, कोकड़ी में भेजा कि यार देखो वहां के किसान बहुत परेशान है, फसल ले नहीं पा रहे हैं उन लोग करके। उनके कुछ लोग गए और जवाब आता है कि यहां पर हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ। कितना ये प्रश्न का कैसा है किसानों के हित में उत्तर? ये उचित उत्तर है क्या कि किसान? और अगर अध्यक्ष महोदय जी आज वो भी है, मैं तो पूरे संभाग का पूछा था, एक बार मेरे विधानसभा में जांच करा के देख ले कि किन किसानों ने 6-6, 7-7 बार आपके भी क्षेत्र में इतना बुरा माहों का प्रकोप हुआ था। मंत्री जी, अब उसमें आता है कि शिकायत करेंगे तो जाएंगे, तो इनके कृषि विस्तार अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं? प्रश्न पूछिए, विकास खंड के अधिकारी क्या कर रहे हैं? वही बता दीजिए आप। प्रश्न करिए। मेरा यह प्रश्न है कि ये जो उत्तर आया है वो क्या उत्तर उचित है? अध्यक्ष जी आप ही बता दीजिए। ऐसे किसानों के हित में एक तरफ किसानों के हितैषी बनते हैं और दूसरे तरफ किसानों में ऐसी लापरवाही पूर्वक उत्तर, भावनात्मक उत्तर आ रहा है। क्या ये उचित है? बता दीजिए इसको। ऐसी शिकायतें के संदर्भ में सही है या गलत? विधानसभा में उत्तर आने का मतलब यह है कि आपका लिखित का शिकायत नहीं पहुंचा होगा, इसका मतलब है कि नहीं है। आपने व्यक्तिगत रूप से कलेक्टर से, कार्यालय के और बड़े अधिकारियों से बात की होगी
मगर लिखित में शिकायत नहीं की होगी, इसलिए उत्तर इस तरह से आया है, ऐसा मैं मानता हूँ। माननीय मंत्री जी, आप स्पष्ट कर दें। माननीय मंत्री जी, हमने भी शिकायत के संदर्भ में हम जानकारी, ये शिकायत नहीं, अगर कोई घटना होती है तो हम शिकायत के लहजे में नहीं बोलते उसको, हम एक जानकारी के तौर पे प्रस्तुत करते हैं। अगर मैं उसको अगर अपने विधानसभा के मैं जानकारी तौर पर अधिकारियों को प्रस्तुत कर रहा हूं तो उस कर्तव्य बनता है उस अधिकारी का संज्ञान लेने के लिए। तो क्या अधिकारी का संज्ञान लेने के बजाय उसको इस तरीके से बातचीत करना चाहिए? क्या संज्ञान नहीं है? आप पूछ लीजिए उनको। अध्यक्ष जी, प्रश्न केवल शिकायत पर है, तो शिकायत अगर लिखित नहीं मिला है तो उत्तर भी स्वाभाविक है कि शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है। आदरणीय बांदी जी अगर ये कह देते कि क्या मैंने जानकारी जिला प्रशासन को दिया था, तो मैं उसकी जानकारी मंगा के आपको बता देता। ये पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा जिस एरिया का, पिछली बार भी आदरणीय सौरभ सिंह जी ने कुछ अमानक बीज और अमानक खाद की शिकायत की थी, तब भी मैंने इस विधानसभा में कहा था कि अमानक होगा, कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन कोई आधार होना चाहिए। उत्पादन को अगर उस एरिया का आप देख लेंगे, और बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं माननीय अध्यक्ष जी, धान खरीदी के आंकड़े भर आप मंगा लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो प्रश्न था वो कितना सही था। मैंने तो पिछली बार भी सौरभ जी को कहा था, आज भी आदरणीय बांदी जी से कहना चाहता हूँ, कोई भी बिलो स्टैंडर्ड, चाहे सीड हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड हो, माननीय अध्यक्ष महोदय, शिकायत आएगी उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। और विस्तृत प्रश्न इतना आपने पूरा बिलासपुर संभाग का कर दिया है डॉक्टर साहब कि टोटल कितनी जांच हुई, कितना अमानक पाया गया, कितने खिलाफ कार्रवाई हुई, कितने खिलाफ एफआईआर हुआ, वो तो उत्तर में वो दिया हुआ है। पर्टिकुलर आप किसी बात को अगर पूछना चाहेंगे उसका उत्तर दिया जाएगा। देखिए अध्यक्ष महोदय, कितना सही और कितना अनुचित उत्तर आ रहा है मैं बता रहा हूं आपको कि आपने स्टैंडर्डाइज किया है कि किसान लोगों के कितने धान बेचा गया। मंत्री जी का कहना कितना धान बेचा गया, जिनकी आपने स्टैंडर्ड कर दिया 15 क्विंटल, उसके शेष धान कहां जाएगा? वो शेष धान को भी उसी में बेचा, तो दिखता है कि हमने बहुत धान बेचा, तो वो स्टैंडर्ड नहीं है इसका। दूसरा है कि अमानक, अब सौरभ जी का उत्तर दे रहे थे कि आपने सौरभ जी के साथ अमानक पाया गया, तो मैं तो प्रश्न यही है कि अमानक पाने वाले जिसको आपने लेबोरेटरी में टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद अमानक पाया, तो कार्रवाई क्या किया? चलिए, कब आपने नोटिस भेजा, कब कार्रवाई करवाया है? और ऐसे जिन लोगों के कारण किसानों को नुकसान हुआ है, उनकी भरपाई क्या करेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर में ही बड़ा स्पष्ट है कि कितने जांच किया गया, किसानों को जाने के पहले और किसानों के खेत में जाने के बाद अगर जांच होती है तो उसका भी अलग मापदंड है। और इसमें बताया गया है कि जितने अमानक पाए गए उसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई किया जा रहा है। जो नियम है माननीय अध्यक्ष महोदय, वही कार्रवाई, किसी का दुकान लंबित किया गया, किसी का लाइसेंस लंबित किया गया, एक तो हमने एफआईआर भी किया हुआ है। सारे आंकड़े मैं आपको प्रस्तुत कर दूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। धर्मलाल जी कौशिक। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, रायपुर ग्रामीण के विधायक के द्वारा जो शिकायतें की गई थी, ये अलग है, ये उसके क्रमांक 6 वो विद्याभूषण भसीन जी के द्वारा पूछे गए प्रश्न का भसीन जी का है। तो भसीन जी तो हमेशा शिवरतन जी को अधिकृत करते थे, आज धर्म भैया क्यों पूछ रहे हैं? आज हमारे नेता को अधिकृत किया। अच्छा, सेटिंग बिगड़ गया। नहीं, हमारे नेता को अधिकृत कर दिया, नेता को अधिकृत कर दिया तो सब नेता का अंडर में। शिवरतन अधिकृत करत उकता गए उसको रायपुर ग्रामीण के विधायक के द्वारा जो शिकायत की गई थी, उस शिकायत के एक तो प्रमुख बिंदु क्या है और क्या क्या अनियमितता को लेकर के शिकायत की गई थी, तथा उसमें जांच अधिकारी कौन था और उसका प्रतिवेदन क्या, उसमें निष्कर्ष क्या है। कुल मिलाकर के सत्तू भैया ने जो पूछा है उसमें जांच का बिंदु, अधिकारी और उसका निष्कर्ष। अध्यक्ष जी, माननीय धर्म भैया तो बहुत आसंदी में भी विराजमान रहे हैं
प्रश्न ग्रीन हाउस और पॉली हाउस से संबंधित है। सत्तू भैया की शिकायत विस्तृत शिकायत है, उसमें ग्रीन हाउस भी शामिल है, पॉली हाउस भी शामिल है, पैक हाउस भी शामिल है, वो यहाँ जो अधिकारी है उसके कुछ कृत्यों के बारे में भी है। तो सत्तू भैया की शिकायत पे पूरा प्रश्न नहीं है, ये केवल आपने ग्रीन हाउस और पॉली हाउस के बारे में पूछा है। तो अगर आप माननीय सत्यनारायण शर्मा जी के पूरे शिकायत को अगर आप निर्देश करें तो मैं उसको भी पढ़ के सुना दूंगा। आपको जल्दी जल्दी उत्तर देना है, आगे तक बढ़ना है। मत सुनाइए। उसमें मुख्य रूप से यह है कि ग्रीन व पॉली हाउस निर्माण के एक तो बनाने को उसके जो चयन प्रक्रिया क्या है कंपनी का, और किसान किससे निर्माण कराएगा उसका आधार क्या बनाते हैं। साथ ही बहुत सारा महासमुंद में गरियाबंद का बहुत सारी शिकायतें ऐसी मिली है, क्योंकि ग्रीन हाउस और पॉली हाउस में थोड़ा सा अंतर है। तो ये जो शिकायतें मिली है तो उसमें नाम तो दिया गया है कौन कौन से कंपनी के द्वारा है, लेकिन कौन से कंपनी उसमें नहीं है निर्धारित वो भी उसमें बनाए हैं। तो जो महासमुंद का और इसका गरियाबंद का एक और खैरागढ़ का है, एक बार उसको दिखवा लीजिए। और इसमें मुख्य रूप से जो उसकी प्रक्रिया मैं पूछ रहा था, उसके चयन की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि सब्सिडी है इसमें। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें तो हम लोगों ने जब से आपकी सरकार बनी है डीबीटी करना शुरू कर दिया है। किसान स्वयं बनाता है, तीनों में अलग अलग प्रकार की सब्सिडी है, पर यूनिट कास्ट के हिसाब से आधा सब्सिडी दिया जाता है, किसान उसको स्वयं चयन करता है। आपने जो बात कही कि महासमुंद जिले में विशेष प्रकार की कोई शिकायत है, स्पेसिफिक आप बता देंगे, हम जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। चलिए, धन्यवाद। आशीष कुमार छाबड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीधे प्रश्न पे आए। मैं माननीय मंत्री जी से मैंने जानना चाहा था कि बेमेतरा जिले में वर्ष 2019-20 और 20-21 में समाज कल्याण विभाग द्वारा किन किन मदों में सरकार के माध्यम से कितनी कितनी राशि प्राप्त हुई है। मंत्री जी का उत्तर आया। मंत्री जी, मैं आपसे एक बात और आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। आपके उत्तर में सिर्फ पेंशन का उल्लेख है, भत्तों का उल्लेख है, तनख्वाह का उल्लेख है, लेकिन जो सामग्री दिव्यांगजनों को दी जाती है उसका उल्लेख कहीं नहीं है। पिछले 2 वर्षों में क्या बेमेतरा जिले में किसी भी दिव्यांगजन को सरकार के माध्यम से या समाज कल्याण विभाग के माध्यम से क्या कोई भी सामग्री का वितरण नहीं किया गया क्या? क्योंकि इसमें सामग्री का कोई उल्लेख नहीं किया आपने। बेमेतरा जिला में समाज कल्याण विभाग के माध्यम में बड़ी योजना हमारे यहाँ का वो जिला स्तरीय पे है। जिला कार्यालय कलेक्टर के अध्यक्षता में खरीदी होती है और वो खरीदी की गई है। आपने यहाँ से पूछा था समाज कल्याण का, इसलिए जितना राशि हम लोग यहाँ राज्य से स्वीकृति देते हैं वो राशि का वर्णन आपको दिया गया है। बाकी यहाँ पे जो कलेक्टर जिनके अध्यक्ष होते हैं उनके माध्यम से जिला स्तर पे खरीदी हुआ है। नहीं तो खरीदी जिला स्तर में होती माननीय मंत्री जी, लेकिन राशि तो सरकार से आती होगी ना। पैसा तो सरकार के माध्यम से कलेक्टर को दिया जाता है, उसके बाद कलेक्टर के माध्यम से खरीदी की जाती होगी। कलेक्टर ने दिव्यांग के लिए क्या खरीदा है इनको यहाँ कैसे पता लगेगा जब तक आप विशेष रूप से पूछेंगे नहीं? निराश्रित निधि से कलेक्टर को 25 लाख तक खरीदने का स्वयं अधिकार है, वो खरीदे हैं। डीएमएफ फंड से जो खरीदने का उनको कलेक्टर को अधिकार है, वो कलेक्टर खरीदा गया। चलिए, इंदु बंजारे। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, एक छोटा सा दिव्यांगजनों से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि मैंने पिछले बार भी जल्दी बोलो। मैं माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके ध्यान में इस सदन के माध्यम से लाना चाहता हूं। पिछले बार भी मैंने आरोप लगाया था, अभी भी आप बोलेंगे तो मेरे पास पूरे फोटोग्राफ्स है, कॉपी है। दिव्यांगजनों को जो सामग्री वितरण की जा रही है उसमें कहीं कोई मानक का ध्यान न रखते हुए और क्रय भंडारण जो नियम है उसको ताक में रख के वहां खरीदी की जा रही है और वितरण किया जा रहा है, और सामग्री की गुणवत्ता में भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप जांच कराएंगे क्या उसकी? आप लिखित में शिकायत करिए, जांच कराएंगे। आप लिखित में शिकायत नहीं करेंगे, कोई जांच नहीं होगी। अध्यक्ष जी, मैं इंदु बंजारे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय कृषि मंत्री जी से प्रश्न पूछा था कि मेरे पामगढ़ विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत भुईगांव बेलारी में निकट निर्माण किया जा रहा है, जिसका कार्य पूर्ण की जानकारी और निर्माण कार्य में घटिया निर्माण कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और शिकायतों पे क्या कार्रवाई की गई है। तो इसमें मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न चाहती हूँ कि शिकायतकर्ता के समक्ष क्या जांच कराई गई और शिकायतकर्ता को क्या जांच का रिपोर्ट दिया गया है और जांच में क्या पाया गया है।
ये तीसरी बार विधानसभा में ये दोनों एनीकट की चर्चा हो रही है। पिछले बार भी शायद बजट चर्चा में आदरणीय विधायक जी ने कहा था, मैंने कहा था मैं आपकी जांच करा लूंगा करके। 2 एनीकट का आपने प्रश्न किया हुआ है, एक तो जमुनिया एनीकट और दूसरा बिलारी एनीकट। चलिए आज वो प्रश्न नहीं पूछेंगे, वो सिर्फ खड़े पर होंगे। आप चौबे जी वो सिर्फ खड़े पर होंगे, आज कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, आप उनका जवाब। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि मेरे समक्ष उसकी जांच कराई जाए। आप इसकी घोषणा कर दीजिए सदन में, क्योंकि मैं कई बार आपने बजट सत्र में भी बोला था सर कि इसकी जांच हो चुकी है, लेकिन मैंने अपने पत्र में स्पष्ट लिखा था कि मेरे समक्ष जांच की जाए, और इसमें आपने जवाब दिया है सर कि गुणवत्ता पूर्ण एवं मापदंडों के अनुरूप किया गया है। जबकि मैं जिम्मेदारी पूर्वक बोल सकती हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें गुणवत्ता पूर्ण बिल्कुल स्तरहीन का है, सामग्री जो उपयोग किया जाए वो बहुत ही स्तरहीन का है। इसलिए आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी बजट चर्चा में 2 दिन पहले ही आदरणीय विधायक जी ने अपनी बात कही थी, नंबर ए। नंबर दूसरा ये माननीय अध्यक्ष महोदय, एक काम अभी भी उसमें लगभग दोनों काम अपूर्ण है, अभी काम चल रहा है। और तीसरी बात ये माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार जब पहली आपने शिकायत की थी तो ऐसी अधीक्षण यंत्री से जांच कराया गया था, उसके बाद भी सदन का सम्मान है। आदरणीय विधायक जी, आपका भी पूरा सम्मान है, काम अच्छा होना चाहिए, और आप अगर चाहती हैं तो मैं अपने चीफ इंजीनियर को भेज दूंगा, आपके साथ आपके समक्ष स्पॉट पे जा करके उसकी पूरी जांच कर लेंगे। चलिए बहुत धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इंजीनियर जाएंगे तो एजेंसी तो जाना ही है भैया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैंने जो प्रश्न किया था उसे संशोधित कर दिया गया है। फिर भी मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि पूरक पोषण आहार जो निर्माण किया जाता है उसकी गुणवत्ता के जांच के लिए कितने सैंपल आपने दिए हैं और कितने मानक हुए और कितने अमानक हुए? – 2019-20 में अमानक पाया गया 126 और 20-21 में 156 और 21-22 में 40, मतलब 322 मापदंड के अनुरूप नहीं पाए गए और मापदंड के अनुरूप पाए गए 3857। अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे क्या कारण हुए जिसमें महिला समूह के हाथों से काम छीनकर आपने बीज निगम या अन्य पूंजीपतियों को दे दिया? पूछा जा चुका है, इससे कोई उसका उत्तर नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी से संबंधित है ये प्रश्न। गलत बात है, इसी से संबंधित है। हर व्यक्ति उससे बात कर चुका है, उस पर आप प्रश्न पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसका कारण ये भी है कि बीज निगम जिनको यह काम दे रहे हैं, अभी 2 माह पहले दुर्ग भिलाई में एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसमें 50-60 बच्चे, बीज निगम ने चिक्की और टिक्की जो बांटा है आंगनबाड़ी केंद्र में, वो उनसे 50-60 बच्चे बीमार हुए और उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया उन बच्चों को, और ये समाचार पत्र की सुर्खियों में था। अब फिर ये उन चीजों को दोहरा रहे हैं, फिर से ये बीज निगम को काम दे रहे हैं और फिर से वही परिस्थितियां बनने वाली है। माननीय सभापति महोदय जी, मैं सिर्फ माननीय मंत्री जी से इतना जानना चाह रही हूँ कि 5 वर्षों का अनुबंध आपने महिला समूह से किया है, तो क्या वो अनुबंध को तोड़ रहे हैं आप, तो उसके एवज में क्या महिला समूह को कुछ राशि आप देंगे? नए नियम में और 3 साल तक जिस समूह का अनुबंध है उनको हम वितरण करने का काम दे रहे हैं, उनको हटाया नहीं जा रहा है। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है मेरा, सिर्फ एक प्रश्न है। ये महिला समूह का अनुबंध 5 से 3 वर्ष आपने किया, ये अनुबंध के एवज में क्या कुछ राशि अधिकारी आपके महिला समूह से उन्होंने लिया है? क्या ये राशि वो वापस करेंगे जब उनसे अनुबंध तोड़ेंगे? ये राशि काहे का राशि लिया गया है? आप कैसे बोल दिए, क्या राशि लिया है? मैं कहती हूँ माननीय मंत्री जी, मैं कहती हूँ क्या है, लिखित में दे दो कि आप महिला समूहों से जो अनुबंध किया है, महिला समूह से जो अनुबंध किया है उसमें कुछ राशि महिला समूह से ली गई है। अब यदि उस अनुबंध को तोड़ा जा रहा है, क्या महिला समूह को उनका अधिकार, उनके हक का पैसा क्या वापस मिलेगा? अरे कैसे हक का पैसा, कौन सी पैसा लिया है ये बताओ ना। मैं अधिकारी क्यों पैसा लेगा उनसे, अनुबंध का क्या पैसा लेगा ये बताइए ना। शिवरतन जी शर्मा। माननीय अध्यक्ष जी,
पहला निवेदन तो यह है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे प्रश्न को संशोधित किया गया है या टंकन त्रुटि से एक शब्द छूट गया। मैंने जो प्रश्न किया था, मूल प्रश्न माननीय अध्यक्ष जी, उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उपयोग होती हुई जो मोबाइल बांटा गया उस संबंध में था स्पिन और सुपोषण योजना। तो इसमें खाली स्पिन शब्द का उपयोग हुआ है, सुपोषण योजना छूट गया है। पहले तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किस किस योजना के अंतर्गत मोबाइल वितरित किया गया, ये बता दें आप। योजना का ही पूछे थे, इसलिए उसी का जवाब आपको दिया गया है। अब बाद में जो कि अब सुपोषण अभियान में है, जो कि अभी तक हम लोग उसमें खरीदी नहीं किए हैं। मैंने पूछा तो दोनों था, मैंने इसीलिए कहा ना टंकन से छूटा है या संशोधित किया गया, ये मैं कंफर्म संशोधित हो गया होगा। संशोधित लंबा नहीं है, प्रश्न है, विधानसभा से संशोधित हो चलता गया। था, इसलिए उसी का जवाब प्रश्न दिया। के उत्तर में आपने जो दिया है कि आपने सिर्फ विभाग ने एक ही योजना के अंतर्गत मोबाइल खरीदा है, दूसरी योजना के अंतर्गत मोबाइल नहीं खरीदा गया। नहीं, चलिए, मोबाइल खरीदी में माननीय अध्यक्ष जी, दूसरा प्रश्न, मोबाइल खरीदी में क्या किसी प्रकार की जांच विभाग ने कराई है? यदि विभाग ने जांच कराई है तो जांच अधिकारी कौन कौन थे और क्या उनकी रिपोर्ट आ गई है क्या, ये बता दीजिए। इस सामान्य प्रशासन के आदेश में 2020 में जांच हेतु उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई गई थी। इसमें अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है और जांच की आ गई और नोटिस भी दे दिया गया है। जांच की रिपोर्ट जो आई है उसमें दोषी किसको पाया गया है और जो दोषी अधिकारी उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? दोषी अधिकारियों को नोटिस दे दिया गया है। जांच शैलेंद्र पांडे जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर संभाग आपके और माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी के द्वारा संरक्षित संभाग है और पानी की समस्या एक बड़ा विषय हमेशा रहा है और आज का जो प्रश्न है वो भी सर्वाधिक जनहित का प्रश्न है। मैं माननीय मंत्री जी से दो प्रश्न करना चाहता हूं। पॉइंटेड प्रश्न पूछिए। जी, पॉइंटेड प्रश्न है। माननीय मंत्री जी, दो प्रश्न एक साथ मैं आपसे पूछ लेता हूं। बिलासपुर में अमृत मिशन योजना को पिछली सरकार ने आधा अधूरा प्रारंभ किया था और बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी कि इसमें हिरन खारन लिंक परियोजना का सपना दिखाया था, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारी सरकार ने जो बिलासपुर की जनता से वादा किया है उसको वहां पर हिरन खारन लिंक का काम कहां तक पूरा हो गया है और कब तक प्रारंभ होगा? प्रश्न एक। दूसरा प्रश्न है छपरा टोला परियोजना, जिसमें बिलासपुर और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला जुड़ा हुआ है। यह परियोजना कितनी लागत की है और कब शुरू होगी और इसमें विभाग क्या करने वाला है आगामी भविष्य में? अध्यक्ष जी, केवल अद्यतन स्थिति के बारे में आपने प्रश्न किया था, लेकिन अब मिशन अमृत, कितना पानी, अध्यक्ष जी थोड़ी जानकारी जरूर दे देता हूँ। ये दोनों योजनाओं को हम लोगों ने बजट में प्रावधान किया है। पीएफआईसी की बैठक में दोनों की स्वीकृति दे दिया गया है। प्रशासकीय स्वीकृति के लिए दोनों लंबित है। खारंग अरिहन परियोजना की जो अनुमानित लागत 720 करोड़ रुपया, इसमें टोटल जो जल भराव क्षमता है वो 46 मिलियन घन मीटर, 46 एमसीएम। और जिस बारे में आप प्रश्न करना चाह रहे थे कि बिलासपुर के लिए पेयजल हेतु एक 31 मिलियन घन मीटर, 31 एमसीएम और रतनपुर शहर के लिए लगभग 2 मिलियन, ये इसमें आवंटित किया गया है। उसी प्रकार छपरा टोला जो फीडर जलाशय योजना है, हम लोग तो मान के चल रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण योजना है पर्यावरणीय जल बहाव हेतु अरपा के लिए। इसमें तीनों प्रकार के काम होंगे। निस्तार के भी पानी इसमें मिलेगा, पेयजल के लिए भी पानी मिलेगा और जिस तरीके से योजना बनाया जा रहा है कि पर्यावरण नदी में हमेशा बहाव बना रहे, तो इसमें जो इसकी अनुमानित लागत है इसको भी पीएफआईसी से स्वीकृति इसकी हो चुकी है। प्रशासकीय स्वीकृति के लिए ये भी लंबित है लगभग 968 करोड़ की। इसमें जो अरपा नदी में जो जल भराव जो बांध बनेगा उसमें 30 मिलियन घन मीटर और माटी नाला में 37 मिलियन घन मीटर, टोटल मिला के 67.77
एमसीएम पानी की क्षमता रहेगी, ताकि अरपा में लगातार पानी का बहाव बना रहे, उस नदी को पुनर्जीवित किया जा सके। अब डीपीआर बना करके प्रशासकीय स्वीकृति के प्रक्रिया में है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी पूरा हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं कहा है कि मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सबका संरक्षित जिला है, वो पूरा संरक्षण दे रहे हैं, फिर क्या? एक प्रश्न चूंकि सर्वाधिक जनहित का विषय है, इसलिए इसकी कोई समय सीमा माननीय मंत्री जी कि कब तक हम इसको शुरू कर पाएंगे दोनों परियोजनाओं को। मैं बस आपसे यही निवेदन चाहता हूं कि आप ऐसा आश्वासन या कम से कम घोषणा कर दें, ताकि सदन में आश्वासन तो नहीं दिया जा सकता माननीय अध्यक्ष महोदय। ये लगभग दोनों योजनाएं 1,000 करोड़ के आसपास की योजना है, लेकिन हमारी प्राथमिकता में पेयजल भी, निस्तार भी और अरपा का जल भराव भी। इसीलिए आपने ही सदन में मांग किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी जब बिलासपुर गए थे तो अरपा में, बिलासपुर में पानी रहे, इसलिए 100 करोड़ की आपके दोनों बराज स्वीकृत हुए, जिसका काम इस साल पूरा हो जाना है। अब प्रशासकीय स्वीकृति के बाद बजट जैसे ही हमको मिलेगा, इसका काम हम लोग शीघ्र प्रारंभ कर देंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं इसमें ये पूछना, अहिरन नदी का नाम इसमें देखा हूँ, अहिरन नदी के बारे में इसमें कुछ जिक्र है, तो उसमें कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस या वाटर कमीशन का अनुमति वगैरह का कोई लफड़ा तो नहीं है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि शायद ये आपने कहा लफड़ा जैसा कोई शब्द नहीं है उसमें। नहीं, मतलब कोई व्यवधान, कोई परेशानी। संतराम नेताम जी, मैं उसको उर्दू का लफड़ा बोल दिया। व्यवधान, कोई रोक टोक या अनुमति नहीं मिलने पर काम होना या मिलने पर काम होना, ऐसा कोई व्यवस्था तो नहीं है? एक योजना केवल पेयजल के लिए, दूसरा अरपा के बहाव के लिए है, इसलिए सीडब्ल्यूसी से दोनों में सहमति है। ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से उद्यान विभाग के संबंध में प्रश्न पूछा था, तो उनके उत्तर में आया है कि वर्ष 2020-21 और 21-22 में कुल आवंटन राशि 11 करोड़ 65 लाख 61 हजार रुपए बताए हैं। तो मैं जानना चाहता हूं आदरणीय मंत्री जी से कि किस नियम के तहत और छह का भंडार क्रय नियम का पालन किया गया है कि नहीं? अध्यक्ष जी, बड़ा विस्तृत प्रश्न है। पूरे जिले में कितनी राशि मिली, क्या क्या खरीदा गया, और भंडार क्रय नियम के संदर्भ में कोई बातें नहीं थी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भंडार क्रय नियम का पालन किया गया। अगर ऐसी कोई और इसके अतिरिक्त कोई शिकायत होगी तो उसको दिखवा लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला कोंडागांव में उद्यान विभाग में जो काजू, लीची, शंकरगंज, मिर्च बीज, गेंदा बीज, धनिया बीज, पोषण बाड़ी विकास, बहुत से कार्य 11 करोड़ का कराया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कृषकों को उसको अच्छे ढंग से फसल उत्पादन के लिए क्या उनको प्रशिक्षण दिया गया है कि, और दिया गया है तो कहां कहां और किस तिथि को? अध्यक्ष जी, प्रशिक्षण संबंधी कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन इसमें अगर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने अगर बीज दिया है तो किसान, मैं ऐसा समझता हूं कि स्वयं इसका उत्पादन करते हैं। मेरा चिंता ऐसा है अध्यक्ष महोदय कि अपन पैसा लगा रहे हैं 11 करोड़ 21 लाख और 65 हजार, पर वहां पर धरातल में अध्यक्ष महोदय उन किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रशिक्षण के नाम से वहां अधिकारी बंदरबाट कर रहे हैं। मेरा मूल लगाने का ये प्रश्न है कि आने वाला समय में इस प्रकार का सुधार करेंगे क्या? मंत्री जी कर लेंगे, देख लेंगे। माननीय धर्मजीत जी, कौशिक जी, अब बंदरबाट जैसी कोई बात अगर संतराम भाई आप दे देंगे तो बंदरबाट नहीं होने दिया जाएगा। आदरणीय धर्मलाल जी कौशिक, प्रेस क्रमांक 13, तो उसमें कार्रवाई भी करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्मलाल जी कौशिक, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रेस क्रमांक 13, ये त्रिमूर्ति साइंस प्लांट और जिस प्रकार से गड़बड़ी की गई, विधानसभा में इसको लगाया गया था पूर्व में, और लगाने के बाद में माननीय मंत्री जी के द्वारा उसको ब्लैक लिस्ट किया गया था, और ब्लैक लिस्ट करने के बाद में मंत्री जी के उसके बाद में उसको फिर पुनः जो भुगतान उसको किया जाना, ब्लैक लिस्ट से बाहर निकाला जाना, और इस प्रकार से विधानसभा के हाउस के अंदर जो मंत्री जी की जो घोषणा, उसके आधार पर प्रबंध संचालक के द्वारा उसको ब्लैक लिस्ट किया जाना, उस पर बैन लगाया जाना, और उसके बाद में उसको भुगतान किया जाना। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि थोड़ा सा इस विषय में बताएंगे कि ब्लैक लिस्ट करने के बाद में उसका भुगतान कैसे हुआ और किसके द्वारा किया गया, किस आदेश पर किया गया? अध्यक्ष जी, लगभग हर विधानसभा सत्र में इसकी चर्चा हुई है। विधानसभा में
संभवतः ध्यानाकर्षण के उत्तर में इसके खिलाफ कार्रवाई करने का हम लोगों ने निर्देश दिया था। उसके रात सात करने का भी निर्देश दिया था, उसको पेमेंट रोकने का भी निर्देश दिया था, उसको डिबार करने का भी निर्देश दिया था। उसको विद इन टाइम अगर अपना रिप्रेजेंटेशन करना था तो किया जा सकता था, ऐसे प्रावधान है। लेकिन टाइम लिमिट के बाहर जाकर के उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया। और जो बातें आदरणीय माननीय नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे हैं, ब्लैक लिस्टेड समाप्त करके उसका 2.61 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया। मैं ऐसा समझता हूं कि शायद ये उचित नहीं था। माननीय अध्यक्ष महोदय, जानकारी में आई तो उसको फिर से हम लोगों ने डिबार करने का आदेश जारी किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल उतना ही नहीं है, इसमें बहुत सारे और अनियमितताएं की गई है और बहुत सारे अनियमितताओं में आपने सूची जो दिया है उसमें शामिल है। मैं चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये किसान का मामला है और किसान से जुड़े हुए मामला है। जिस प्रकार से लगातार ये अनियमितताएं की जा रही है, इससे किसानों को नुकसान हो रहा है, तो उसको एक बार जब डिबार आपने किया और डिबार करने के बाद में जिस प्रकार से मिली भगत करके उन्होंने किया, तो जो उसको बहाली किया है उसके खिलाफ में कार्रवाई। और दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि बहुत गंभीर विषय है, लगातार ये विषय को हम लोग उठा रहे हैं, क्या आप सदन की कमेटी इसकी जांच करवाएंगे क्या? अध्यक्ष जी, अब इतना गंभीर तो नहीं है कि सदन की कमेटी इसको जांच करे, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी कुछ निश्चित रूप से सदन में चर्चा करने के पश्चात जिस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई किया गया था उसका भुगतान तो नहीं होना था, मैं सदन में स्वीकार करता हूं। उसके बावजूद भी अगर आप कहेंगे तो मैं उच्च स्तरीय जांच करा दूंगा इसकी। अध्यक्ष महोदय, वो मंत्री जी बोलते हैं ना त्रेता युग और द्वापर युग के लोग हैं, तो त्रेता युग द्वापर युग के लोगों को उस युग में भी थे तो ये कलयुग में भी कार्रवाई करवाइए। माननीय मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि डिबार करने के बाद उसको रिस्टेट करके 261 का पेमेंट नहीं होना चाहिए था। आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। जिस अधिकारी ने उसको डिबार लिस्ट से हटा करके 261 का पेमेंट किया, उसको निलंबित करके जांच कराएंगे क्या आप? पहले उसको निलंबित कीजिए। आपके कहने के बाद डिबार हुआ, उसको हटा करके 261 का पेमेंट कर दिया गया, तो उस अधिकारी को निलंबित करके आप जांच कराएंगे क्या? अध्यक्ष जी, जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं अध्यक्ष जी। यहाँ निलंबन उल्लंघन जैसी कोई स्थिति नहीं है, उसका अभी भी पेमेंट बकाया है। नहीं, आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं 261 का पेमेंट कर दिया गया, और जो पेमेंट किया गया आप स्वयं बोल रहे हैं वो उचित नहीं है। जब अधिकारी ने नियम विपरीत जाकर के उसको डिबार सूची से हटाया और हटा के पेमेंट कर दिया, आप सब स्वीकार कर रहे हैं, तो उस अधिकारी के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं तो उस अधिकारी के खिलाफ यही सदन में कार्रवाई घोषणा करना चाहिए आपको। मैंने तो कहा ना पेमेंट हुआ है वो गलत हुआ है करके, तो गलत करो ना। आप मंत्री जी आपकी घोषणा के बाद जिस अधिकारी ने गलत माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रमाणित है वो। सौरभ जी कोई संरक्षण वरक्षण की बात नहीं है। इस सदन में हमने कहा था कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई किया था। आपने कार्रवाई किया माननीय मंत्री जी, कार्रवाई कैसे किया हुआ? किसको डिबार सूची से हटा दिया गया और हटा के कार्रवाई कर दिया गया। आपके कहने पर कार्रवाई कैसे किया? निर्देश आप ऐसे अधिकारी निलंबित करने की घोषणा कीजिए, उस अधिकारी के खिलाफ घोषणा करिए। देखिए, बहुत स्पष्ट प्रश्न है माननीय अध्यक्ष जी। स्वयं मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि उसको डिबार सूची से हटा करके 261 का पेमेंट कर दिया गया और वो उचित नहीं है पेमेंट करना। जब मंत्री जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं तो ऐसे गलत काम करने वाले अधिकारी को निलंबित करके जांच कराने में आपको क्या परेशानी है? चंद्राकर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, एक मिनट, भारी अनियमितता है इसमें और जिस प्रकार से लापरवाही बरती गई है, आप पूछ ले। फिर मैं मना कर दिया था, आपने अनुमति दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी नहीं चुप बैठा था, आज भी पक्ष की बात बाहर भी की जाती है। माननीय कृषि मंत्री जी, ये सौभाग्य है, बड़े गर्व से मुख्यमंत्री जी कल बोल रहे थे हमने आज इतने लोगों को सस्पेंड किया है, भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, कलेक्टर को इसकी पोस्टिंग में कोई साबित करेगा तो मैं कार्रवाई कर दूंगा। आपकी उपस्थिति में जब यह साबित हो गया कि अनियमितता हुई है, आपने स्वीकार भी कर लिया, कल भी मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया था। कल आप थे, आप किससे जांच उस अधिकारी को हटा के कब तक करवाएंगे
और यदि सदन समिति से नहीं करवाते जांच तो क्या उस जांच को पटल पर रखेंगे क्या? ये बताइए तीनों चीज। किससे करवाएंगे, किससे करवाएंगे, कितनी अवधि में करवाएंगे और उसको सदन को अवगत करवाएंगे क्या, अवधि सहित? माननीय अध्यक्ष महोदय, मामला गंभीर है और इतने गंभीर मामला होते हुए भी मैं माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं, आग्रह भी करना चाहता हूं कि किसानों के हित में आप निर्णय ले। ऐसे भ्रष्टाचारी को बचाना मतलब अपने आप में उनको संरक्षण और संलिप्तता को दर्शाना। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इसको सदन समिति से या जो आपको लगे उच्च स्तरीय आप सदन समिति से इसको जांच की घोषणा कर दें, क्योंकि इसके करने के बाद में बाकी जो मामले आ रहे हैं कम से सदन की कमेटी से जांच करा दें कि जिससे बाकी जो मामले आ रहे हैं किसानों के हित में ये बड़ा निर्णय होगा और इस प्रकार के जो लापरवाही करने वाले हैं उस पर रोक लगेगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है, किसानों के मामले में किसी को नहीं बख्शा जाएगा। नंबर 1, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी सदन से ये शुरुआत हुई है और यही हमने कार्रवाई किया था, तो ये निलंबन और किसी अधिकारी से जांच नहीं। अगर अध्यक्ष जी आप चाहते हैं तो सदन में प्रश्न एवं संदर्भ समिति है या सदन की कमेटी आप बना दीजिए, जांच होना चाहिए, हम लोग भी चाहते हैं। और कार्रवाई अगर गलत हुआ है तो सबके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। आप सदन की समिति से मैं सहमत हूं ना, मैं तो कह रहा हूँ ठीक है। अधिकारी को निलंबित करने में क्या तकलीफ है सर? अब जांच की बात आपने कही है तो जांच की आदरणीय अध्यक्ष जी, जांच की बात आपने कही है तो जांच के उपरांत ही कार्रवाई होगी। मैं सहमति देता हूं, जांच कराई जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जांच समिति से जांच कराने की घोषणा करता हूं। प्रश्न क्रमांक 14। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब मुझको मिल चुका है, जिससे बताया गया है कि प्रदेश में 8,089 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो किराए के भवन में संचालित हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं, ये भवन कब तक बनेंगे? क्या बोले एक बार और? फिर से बोले। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि प्रदेश में कितने ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो किराए के भवन में संचालित हैं, तो माननीय मंत्री जी का उसमें जवाब आया है कि प्रदेश में 8,089 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो किराए के भवन में संचालित हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं, ये 8,089 जो आंकड़ा दिया गया है ये भवन कब तक बनेंगे? हम लोगों ने भवन का सभी जिलों को राशि उपलब्ध होते जा रही है और भेज रहे हैं राशि, परंतु समय सीमा बताना असंभव है। जी, और कुछ? प्रश्न क्रमांक 15, ननकीराम कंवर जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ग्राम सभा के प्रस्ताव और पंचायत की प्रस्ताव दोनों में अंतर है कि नहीं? पंचायती राज एक्ट में ग्राम सभा और पंचायत की बैठक का उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं? चूंकि आपने कहा है कि ग्राम सभा से प्रस्ताव पास हुआ है, तो आप कहां से इसको सीख लिए या जानकारी मिली आपको? क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इन्होंने गौठान की अध्यक्ष बनाया है तो उसमें लिखा है कि ग्राम सभा से अनुमोदित है। मेरा कहना है माननीय अध्यक्ष जी कि इन्होंने माननीय प्रभारी मंत्री ने जो अध्यक्ष बनाया है वो किसी कांग्रेसी लीडर के कहने से रिपोर्ट देने के बाद किया है। मैंने एक शिकायत किया, वो आपके पास है कि नहीं मैंने जानता, कि जोगीपाली पंचायत में ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव को नकार करके
प्रभारी मंत्री जी ने दूसरे को बना दिया। तो उसके बाद मैंने शिकायत किया है। शिकायत में सरपंच को बुलाकर के सीओ वहां सरपंच के प्रस्ताव में, पंचायत के प्रस्ताव में दस्तखत करा लिया, ये प्रस्ताव है, और बदल दिया गया। और इसी तरह से हर पंचायत में, हर गौठान में आपने अपने मन मर्जी से बनाया है, ग्राम सभा के अनुसार से नहीं बनाया है। यह बात सही है क्या? अध्यक्ष जी, मूल प्रश्न ये है कि ये काम पंचायती राज एक्ट के तहत 93 पंचायती राज अधिनियम के धारा 49 के अंतर्गत पशुपालन और पशु संवर्धन का कार्य ग्राम पंचायतों का है। दूसरा, इस संदर्भ में जो गाइडलाइन पंचायत विभाग के द्वारा जारी किया गया है कि ग्राम पंचायत के निवासी जो ग्राम गौठान प्रबंध समिति के सदस्य बनने की इच्छा रखते हों, उनसे सहमति पत्र लेकर कम से कम 4 गुना नामों की सूची ग्राम पंचायत द्वारा अपने ग्राम सभा में अनुशंसा के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भेजेगा। अनुविभागीय अधिकारी नामों की सूची कलेक्टर को भेजेगा। कलेक्टर प्रभारी मंत्री से अनुमोदन कराएगा, तत्पश्चात नियुक्ति की जाएगी। ये प्रावधान है और इसी के तहत किया गया है, ऐसी जानकारी है। उसके बावजूद भी आप इस सदन के बेहद वरिष्ठतम सदस्य हैं। जिस पंचायत का आप जिक्र कर रहे हैं, वहां ग्राम सभा में अगर दिगर नाम था और नियुक्ति अगर किसी और की हुई है, तो मैं उसको आदरणीय अध्यक्ष महोदय कलेक्टर के माध्यम से उसकी हम लोग जांच करा लेंगे, दिखवा लेंगे। इसके अलावा भी माननीय आप अगर और कोई जानकारी देंगे, लेकिन प्रावधान यही है माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज एक्ट के तहत ही जो प्रावधान किए गए, सारी नामजदगियां उसी के तहत किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यही तो बतला रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष, आपने एक मिनट भाई, ये साला और भाटों के बीच का है, उसको आप लोग निपट लीजिए। साला गलती करेगा तो भाटों का काम है, आप निपट लीजिएगा घर में। नहीं, ये तो माननीय अध्यक्ष जी, सदन में मैं आज ज्यादा क्वेश्चन तक बढ़ना चाहता हूँ, इसलिए आप पूछिए। मेरा ये कहना है कि साले साहब ने गलत जानकारी दी है, और जिसने भी दिया है जानकारी, उसके विरुद्ध में क्या कार्रवाई करेंगे? या तो साले साहब के ऊपर कार्रवाई कीजिए। यहाँ साले साहब ने, यहाँ मंत्री जी ने गलत जानकारी कोई बात नहीं। चौबे जी, साले साहब ने गलत जानकारी दी है, लेकिन बहनी को अपने पास ही रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपकी गलती से। अरे उसकी बहनी तो मेरे को डांटती रहती है। एक तो नहीं, मेरा अच्छा प्रश्न ठीक है। इन्होंने गलत जानकारी दी है, स्पेसिफिक प्रश्न कर लीजिए। जो गलत जानकारी दी है कि ग्राम पंचायत के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से जो नाम दिया गया है, उसकी जांच करवा लीजिए। मेरा कहना है कि सरपंच को दबाव डाल करके सीओ ने क्या बोलते हैं, प्रस्ताव पास करवा लिया है। चलिए, ये तो सब रजिस्टर में होगा, वो तो जांच का विषय हो सकता है, उनने तो कहा स्पष्ट हो जाएगा। उनने तो कहा है जांच करा लेंगे। नहीं, कहा है। चलिए, कहा तो सीओ के विरुद्ध में कार्रवाई कर देंगे, ये भी कह दीजिए। अध्यक्ष जी, आपसे पहली विनती तो ये है कि उन्होंने कहा कि साले साहब ने गलत जानकारी दी, उसको विलोपित करिए आप। जी। मंत्री जी ने, चलिए हाँ, मैं मान लेता हूँ आपने गलत जानकारी दी है। अब बरोबर बोले भाट होता है। दूसरी बात ये है, पूरे जिले का आपने प्रश्न किया है, पूरे जिले का जांच संभव ही नहीं है। और तीसरी बात ये है, मैं रजिस्टर लाकर बता दूंगा ना, आप नहीं, हिम्मत नहीं है आप में, नहीं हिम्मत, मैं रजिस्टर आप जो कहेंगे हम करने तैयार है, लेकिन किसी पंचायत को तो जिक्र कर दीजिए। मैं जिक्र तो कर रहा हूँ, तो उसका हम जांच करा लेंगे। जोगी पाली का स्पष्ट बोला कि मैंने शिकायत किया है कि ग्राम सभा के द्वारा जो किया गया है उसका नाम बदल दिया आप। चलिए, इसी में ले लीजिए। चलिए माननीय अध्यक्ष जी, और दोनों को, सीओ जनपद पंचायत, सीओ जिला पंचायत, दोनों को सस्पेंड कीजिए अगर सही है तो। नहीं, उसमें क्या है, गलती यही लोग किए हैं क्या? ये हंसने की बात नहीं है, गलत करने की है। भ्रष्टाचार इसी में बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार। अब मैं बोलूंगा तो विषय और नहीं है। चलिए, विषय से नहीं, लेकिन ये तो जवाब। अध्यक्ष जी आप बैठे ना, आप बैठेंगे तब तो जवाब दूंगा। अध्यक्ष जी, जिस जामपाली की आप उल्लेख कर रहे हैं, जोगी पाली, चलो यहाँ भी जोगी जी हैं, कोई बात नहीं। जोगी पाली की आप जिक्र कर रहे हैं, मैं कलेक्टर को निर्देश दूंगा कि आपके बातों को, आपने जो शिकायत की सदन में की, उसकी जांच कर लेंगे। तो बोलो पूरा 200
271 का जांच करवा लीजिए, रजिस्टर बुलवा लीजिए। और आप नहीं बुलवा सकते तो मैं बुलवा देता हूँ, बुलवा लीजिए। राजवंश मंजाम प्लीज जल्दी करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत किए हैं, मैंने पंचायत में गलत किए हैं, नियम के विरुद्ध कार्रवाई किए हैं। स्टाफ डैम निर्माण के बारे में पूछा था, माननीय मंत्री जी का जवाब आया है। ये डैम 1983 में बना है और 2011, 2012, 2017, 2018, 2020, 21 में इसकी मरम्मत की गई है, ऐसा जानकारी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं जान रहा हूँ, वहाँ किसानों को बहुत जरूरी है पानी के लिए और हजारों हेक्टर इस डैम बनने से वहाँ सिंचाई होगा और लगभग 8 गांव इससे लाभान्वित होगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूँ, ये आपको जो मरम्मत की जानकारी दी गई है स्टाफ डैम और नहर की, ये बिल्कुल भी नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि इसकी मरम्मत की जाए और वहाँ के किसानों को पानी उपलब्ध कराया जाए। अध्यक्ष जी, बहुत पुरानी योजना है माननीय अध्यक्ष महोदय, मटकुट व्यापर्तन। आपने 8 गांव कहा, विभाग की जानकारी ये है कि लगभग 14 गांव के 1235 एक हेक्टेयर जमीन में इसमें सिंचाई होगी। कैनाल डैमेज है, कुछ स्लूज वगैरह का काम इसमें बचा हुआ है। इस साल माननीय 21-22 के विभागीय बजट में इसको शामिल किया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। इसका लाइनिंग काम भी शामिल है पूरे कैनाल का, और जो डायवर्सन स्कीम है उसका मरम्मत का काम भी इसमें शामिल है। अब इसका डीपीआर बनाने का काम चल रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत जल्दी इसकी प्रशासकीय स्वीकृति जारी करेंगे, इसका काम प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा ने अपने प्रश्न क्रमांक 10 में टंकर त्रुटि होने की ओर मेरा ध्यान आकर्षित कराया था। मैंने मूल प्रश्न की सूचना जो माननीय सदस्य की ओर से प्राप्त हुई है उसका अवलोकन किया। प्रश्न में कोई भी टंकन त्रुटि नहीं है। जिस संबंध में माननीय सदस्य ने प्रश्न की सूचना दी है उसी रूप में मुद्रित हुआ है। माननीय धर्मजीत सिंह जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये दिव्यांगजनों का मामला है। मुंगेली जिले में माननीय मंत्री जी आपने बताया 7,738 दिव्यांगजन हैं, उसमें सबसे ज़्यादा लोरमी में हैं 3,669, और आपने जो परिशिष्ट में जानकारी दी है उसमें 3 साल में आप सिर्फ 4,600 लोगों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिए हैं, और कृत्रिम अंग और सहायक अंग 3 साल में आपने सिर्फ 288 दिया है पूरे जिले में, और लोरमी में 133। तो इतना कम आपने कैसे वितरण किया 7,000 लोगों दिव्यांग लोगों को अंग का? और दूसरा, आपने एक इसमें नियम बना दिया है कि जिनको 5,000 से ऊपर की आमदनी है वो। धर्मजीत सिंह जी 56। बस सर, मैं वही पूछ रहा हूँ। इसलिए तो कुल मिला के ये बता दीजिए कि क्या आप वहाँ कैंप लगा के इन दिव्यांगजनों को पेंशन और कृत्रिम अंग बांटेंगे, और जो आपने जवाब में लिखा है कि उनको रुपया दे करके 50% उनको पेमेंट करना होता है, इसको आप रिलैक्स करेंगे क्या, छूट देंगे? क्योंकि गरीब लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनके पास पैसा ऐसा रहता नहीं है और बड़ी तकलीफ होती है जब हम लोग दौरे में जाते हैं। तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि पूरे प्रदेश के दिव्यांगजनों के बारे में आप ये जो नियम बनाए हैं कि 50% देगा, 40% देगा, ये सब खत्म करिए साहब, और आप ही घोषणा कर दीजिए कि इनको गरीबों को निःशुल्क आप सरकार की तरफ से देंगे। ये मशीन, साइकिल, ट्राइसाइकिल, कान का, हाथ का, पैर का, और इसमें आपने लिखा है रुपया देने से होगा, 50% देना पड़ता है। तो यही आप बता दीजिए। वो तो सब निःशुल्क ही दिया जाता है। अगर बजट, अरे आपने जवाब में लिख के दिया है ना, आपने जो लिखा है वही मैं पढ़ रहा हूँ। आपने इसमें लिखा है कि जो 5,000 से जो 8,000 तक की आमदनी होगा उसको 50% देना पड़ेगा। अब 8,000 कमाने वाला क्या 50% देगा? तो आमदनी जिसकी ज्यादा है वो उनको तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरे प्रदेश भर के 8,000 कौन सी आमदनी ज्यादा है भाई? 5,001 रुपया से लेके 8,000 तक को 50% देना पड़ेगा। मैं इसी में आपत्ति ले रहा हूं, या इसी में आपसे आग्रह कर रहा हूं, और मैं तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं, जब सबको आप छूट दे रहे हैं तो दिव्यांगजनों को भी छूट दे दीजिए। पूरे प्रदेश में भला होगा, कम से कम उनको सुविधा मिलेगी।
और कैंप भी करवा के उनके लिए आयोजन कर बिल्कुल आपके विधानसभा में कैंप करा देंगे, आप निश्चित रहिए। हम लोग समय समय पे पूरे प्रदेश में कैंप कराते हैं। पैसे का तो छूट करा दीजिए, पर छूट जो नियम में है वही नियम के अनुसार ही नियम आप बदल दीजिए ना। नियम बनाना बदलना तो आपके हाथ में। पुराने समय के नियम चल रहा है। तो उसको बदल दीजिए ना। आप उधर जवाब दी थी मंत्रिमंडल में, मैं बात को रख दूंगी, आपका भी विज्ञापन नहीं देखिए लगता है, सारे के सारे बल्ब बदल दूंगा। एक विज्ञापन आता है ना, बदल दीजिए आप भी। जब नरेंद्र मोदी वहाँ 150-1000 कानून बदल दिए तो इस कानून को आप भी बदल दीजिए ना। मुख्यमंत्री जी आप इसमें अभी बोल दीजिएगा। तो बहुत सारे योजना तो वही का है मोदी जी का, तो मोदी जी भाई आप तो बदलो ना, बिना पैसे के भी तो दे सकती हो आप। बिना पैसे के आप देंगी क्या मुफ्त में? मेरा प्रश्न है, आप मुफ्त में देंगे आप दिव्यांगजनों को? मुफ्त में दिव्यांगजनों को आप कृत्रिम अंग प्रदान करेंगी क्या? कृत्रिम अंग हम लोग जहाँ क्राइटेरिया में है वहाँ पूरा मुफ्त में ही दे रहे हैं शासन की ओर से। तो फिर ये लिख के काहे को आप दिए मेरे? नहीं तो जहाँ आमदनी बढ़े हर चीज का है वो तो आप देख रहे हैं। अरे देख जी 5000 कोई आमदनी होता है क्या बताइए? कुछ भी आप, एक तो ऐसी समाज कल्याण कंडम विभाग है, कोई काम धाम हो नहीं रहे वहाँ पे, और थोड़ा बहुत कुछ कर दीजिए। वैसे भी जहाँ उसका बहुत जगह माननीय अध्यक्ष महोदय, कंडम वंडम हम लोग विभाग को कंडम नहीं होता है। पुराने हमारे सदस्य हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, आप थोड़ा इसमें आपके विभाग का ग्लैमर बढ़ेगा, आपके विभाग को लोग एप्रिशिएट करेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप करिए, इसलिए बोल रहा हूँ। सुनिए, ये दिव्यांगजनों के बारे में कोई पूछता तो है नहीं। सुन तो लीजिए, जहाँ पे नहीं दे सक रहे हैं वहाँ आवेदन कर रहे हैं समाज कल्याण विभाग को, उनको फ्री भी कर रहे हैं हम लोग। ये पैसे ऐसा खत्म करा दीजिए अगर हो सके तो, नहीं तो आप बढ़ा दो जितना बढ़ाना है। हमको क्या वो जो दे सकते हैं वो दे रहे हैं, नहीं दे सकते वो आवेदन कर रहे हैं, उनको हम फ्री में दे रहे हैं। लखेश्वर बघेल जल्दी से खड़े हो जाइए, आधा मिनट बचा है। जी ये समय खत्म हो रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, हमारे घोटान समूह स्व सहायता समूह को 50 लाख लगभग पैसा भुगतान का है, भुगतान कब तक हो जाएगी? शीघ्र। थैंक यू।